हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और स्टूडेंट्स। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि है हमारी इग्नू के असाइनमेंट से रिलेटेड। बच्चों, ये आपके असाइनमेंट्स हैं इग्नू के, जो कि आपके लेटेस्ट, जो आपके अब जून और दिसंबर एग्जामिनेशन 2021 के है ना, उन बच्चों के लिए। बेसिकली अब से मैंने सोचा मैं सारे ही हर ही कोर्स के असाइनमेंट्स अपलोड करूँ, तो ऑफ कोर्स दे आर सॉल्व्ड असाइनमेंट्स, बिल्कुल सॉल्व्ड है आपके लिए, तो मैं सबके ही प्रोवाइड करूँगी। बट आज देखो, मैंने एमकॉम सेकेंड ईयर के तो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, एमकॉम सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं मैंने। मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप देख लेना। आपको या आपके किसी और नोन पर्सन को देखना है तो ऑलरेडी देख लेना, एमकॉम सेकेंड ईयर के हैं। अब मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर के देने स्टार्ट करूंगी और वो एमकॉम सेकेंड ईयर के भी सॉल्व्ड है। अब मैं आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स देने स्टार्ट करूंगी, और ये असाइनमेंट्स जो है ना आपके, ये आपके जून और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, और ऑफ कोर्स ये फुली फुली सॉल्व्ड है। आज मैं आपको उसका एक पार्ट की असाइनमेंट सॉल्यूशन दूंगी। सिमिलरली अपनी अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग सेक्शन में इसके अनदर सब्जेक्ट्स के भी दूंगी। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एमकॉम जो हमारा फर्स्ट ईयर है, उसके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इग्नू, दैट आर योर आईबीओ 1 2 3 4 5 6। ये सब्जेक्ट्स के कोड नेम है, IBO 1 2 3 4 5 6. So today I will provide you the assignment solution of IBO 1. आज मैं आपको IBO 1 का assignment solution provide करूँगी, ठीक है बच्चों। So without wasting our time, let's start with our video. 100 मार्क्स के बच्चों, जितने ना आपके इग्नू में और चीज़ें मायना रखती हैं, आपका रिटन एग्जाम मायना रखता है, उतने ही आपके असाइनमेंट्स मायने रखते हैं। कॉज इसकी भी वेटेज 30% होती है, 70% वेटेज आपकी रिटन एग्जाम्स की होती है और 30% वेटेज आपकी असाइनमेंट्स की होती है। और स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर आउट दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि ये 100 मार्क्स के होते हैं और बिल्कुल भी इन्हें स्लाइटली लेने की गलती मत करना। तो ये तो पहले आपका क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता देती हूँ। There will be 5 questions, and each question will carry 20 marks, and if you multiply 20 into 5, then you will get 100. In this way your paper setup is there. So your first question is, critically examine the modern theory of international trade, and if you will do this question, if you will do the solution of this question, then you will get 20 marks out of it. Question number second is, what do you mean by globalization? Describe major forces of globalization with examples. There is 4 marks allotted for globalization definition and 16 marks allotted for major forces of globalization. Then question number third is your comments section. You have to comment on the following statements. Sorry, question number third is that in this you have to find out, explain the structure and function of WTO. You have to tell what is the structure of WTO and functions of WTO, that is World Trade Organization. Then, is WTO helpful to international or business, or it is a hindrance? गिव सुटेबल फंक्शंस। आपको बताना है कि ये जो WTO है वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या एक बाधा है, कैसे सब बताओगे आपको। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपका कमेंट सेक्शन का है, 5 मतलब इसमें 5 मार्क्स के ईच है और 4 है इसके पार्ट। फर्स्ट है, instability of export earnings of developing countries is caused by both demand and supply, कमेंट करना है। देन सेकंड है इसका, culture cannot be easily isolated from factors such as economic and political conditions and institutions. Then third है ECGC scheme, credit worthiness of not only export business but also of exporters. And fourth is ethical dilemma and ethical lapses are the same, ठीक है। एंड देन फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये भी आपके ऊपर वाले जैसे ही है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट
UNCTAD Integrated Program on Commodities, WTO and Environmental Agenda, and Multilateral Investment Guarantee Scheme MEGA. तो आपको बताने हैं इनको। तो चलो पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जितना मैंने आपको बताया उतना ही लिख दोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स। तो ये criticisms of modern theory of trade है। Although the modern theory of international trade is superior to the classical theory in the many aspects, yet it has the following limitation. First is unrealistic assumption। फिर आप इसके ये solution लिख देना। Modern theory is unrealistic in nature because it is based on oversimplified and unrealistic assumption for free trade, perfect competition, full employment and absence of transport costs। ये first का ही solution है। Second factor, mobility of factors। The modern theory also assumes that factors of production are perfectly immobile between countries. The assumption has been criticized on the ground that in reality factors of production have never been immobile internationally. Third is the productive factors not homogeneous। The modern theory assumes that the factors of production are homogeneous in quality between the countries. Labor, for example, is qualitative identical in two countries. This is quite unrealistic assumption. Fourth one is different production function. Another unrealistic assumption of the modern theory is homogeneous production function between the countries. In reality, however, production functions for same product may vary in two countries. Then differentiated products. The modern theory is based on the assumption that the two products in two countries are identical. This is an unrealistic assumption. Products in different countries are usually differ। फिफ्थ इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये सारे फर्स्ट के सॉल्यूशन है बच्चों। द मॉडर्न थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द टू प्रोडक्ट्स इन टू कंट्रीज आर आइडेंटिकल। अच्छा ये तो वही वाला है। देन सिक्स्थ इज स्टैटिक थ्योरी। Theory, the modern theory is static in nature because it is based on the assumption that factors endowments in two countries are fixed and unchanging in the quantity. In the dynamic condition, the quantity of factors supply may vary. Then demand side ignored. Modern theory pays greater attention to the supply side of international trade. It ignored demand side. Critics feel that it is difference. Then empirically invariant. Modern theory fails to explain the Lontefield paradox. According to the modern theory, a capital rich and labor scarce countries should export capital intensive goods and import labor intensive goods. But the results of an empirical study may be Leontief point out that a capital-rich country like America exports labor-intensive country and imports capital-intensive goods. The fact invalidates the modern theory. One of many explanation. So, modern factor endowment theory is not only the explanation of international trade; it is one of the many explanation. International trade is complex phenomena involving so for many forces operating on both demand and supply side of trade. ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको सारा बता दिया। इनमें से कोई भी आप 6-7 पॉइंट लिख देना क्रिटिसिज्म्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी के। यू विल गेट फुल 20 ऑन 20 मार्क्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या और उसके फोर्सेस क्या देख लेते हैं। यहाँ तक आपका बच्चों, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब ये आपका ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेट्स सी। पहले ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक कल्चर एंड पॉपुलेशन ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके फोर्सेस देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट, ये भी सेकंड क्वेश्चन का ही पार्ट है। सम इम्पोर्टेंट फोर्सेस बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन आर शोन इन फिगर 1। आप भी अपने जो फाइल पेपर्स हो गए जिसमें भी आप अपने असाइनमेंट्स दोगे तो उसमें एक फिगर बना लेना, उसका नाम फिगर नंबर 1 रख देना। Forces of globalization are advancement of technologies, reduction in cross-trade barriers, increase in consumer demand or high competition. The first advancement of technology refer to one of the crucial factors of globalization since 1990. Enhancement in telecommunication and information technology has marked remarkable improvement in access of information. International business activities, however, gradual reliefs in cross-border trade restriction by most government introduce free trades, which in turn increases the growth rate of an economy. Second,
Third, increase in consumer demand act as a main driver to facilitate globalization over the years. With increase in the level of income and the standard of living, the demand of the consumer for various products has also increased. Apart from this, nowadays consumers are well aware about the product and services available in other countries, which impel many organizations to work in association with foreign players for catering to the needs of the domestic market. Then high competition. हाई कंपटीशन का मैं दे नहीं पाई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ हाई कंपटीशन वाले पॉइंट में क्या आएगा। आप इसमें लिखोगे, लिखो मैं बोल रही हूँ। इन टुडेज वर्ल्ड there is a stiff competition, there is a stiff competition between the forces of domestic side and foreign side. So there is a stiff competition between domestic side and foreign side. All the domestic company have to work according to the foreign minister, according to the foreign workers in order to fulfill the demand and supply of the persons. So there exists a huge competition between the companies present in the hometown या present in the domestic country. ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन था आपके सेकंड का. दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन सेकंड. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ. इज डब्ल्यूटीओ हेल्पफुल इन इंटरनेशनल बिटवीन. पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ का. देखो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ होता है. आप भी इसे ऐसे ही बनाना है, इसी तरीके से पूरे पेज पर बनाना बड़ा बड़ा. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, then general council, then dispute settlement body, then trade policy review body. जनरल काउंसिल में आ जाएगा द कमिटी ऑन टी एंड टी एंड ई, और गुड काउंसिलर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विस काउंसिल. ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप ऐसे बना देना. इसी टाइप का स्ट्रक्चर ही सुंदर लगता है. फिर इसके फंक्शंस देख लेते हैं. इट फैसिलिटेट, दे आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ. It shall facilitate the implementation, administration, and operation of WTO trade agreements such as multilateral trade agreements and plurilateral trade agreements. Second, it shall provide a forum for liberalization negotiations among its members concerning their multilateral trade relations. Third, it shall administer the dispute settlement procedure so as to handle trade disputes. Fourth, it shall monitor national trade policy, including trade policy review mechanism. Fifth, it shall cooperate with various international organizations like IMF and the World Bank in aim of achieving greater coherence in global economic policy making. Sixth, it shall provide technical assistance and training for members of the developing countries. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था आपके थर्ड क्वेश्चन का. थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. फोर्थ का कमेंट्स वालों का सॉल्यूशन देखते हैं. फोर्थ के फर्स्ट है इनस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स डेवलपिंग इज कॉज्ड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स. देखो इसका सॉल्यूशन है हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग. ये फोर्थ का फर्स्ट है. Instability of export earning of developing countries caused by the both demand and supply factors. Instability of export earning of developing the ability to import of goods depends not only on the foreign exchange earnings from export but also from the official and private capital inflow from abroad. Then इसके बाद हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड है कल्चर कैन नॉट बी इजिली आइसोलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. देखते हैं. देखो इसका आंसर है कल्चर कैन नॉट बी इजिली आइसोलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. Cultures cannot be easily isolated from factors such as economic and political condition and institutions because the number of companies operating, there are a large number of companies operating. Due to this they cannot be isolated from economic and political conditions. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ईसीजीसी एनहांसेस क्रेडिट वर्दनेस ऑफ नॉट ओनली एक्सपोर्ट बिजनेस बट आल्सो ऑफ एक्सपोर्टर. थर्ड है ये हमारा. देखो इसका है exporters quite adequately finance support from banks to carry out their export contracts. ECGC guarantees protects the bank from losses
losses on account of their lending to the exporter. These guarantees have been designed to encourage banks to give adequate credit and other facility to exports, both at pre-shipment and post-shipment stages on a liberal basis. Six guarantees have been evolved for the purpose: packing credit guarantee, export production finance guarantee, post-shipment export guarantee, export finance guarantee, export परफॉर्मेंस गारंटी और एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी. ठीक है, ये लिखना हो तो ये भी लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो. फिर फोर्थ है ethical dilemmas and ethical lapses are same. Ethical dilemma and ethical lapses are same. देखो, ethical lapses are often confused with ethical dilemmas. An ethical lapse is a failure to behave in an ethical way in some specific situation, while an ethical dilemma is a situation in which no good ethical choice or decision is possible. ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था फोर्थ का. अब लास्ट अपना हम देख लेते हैं जो कि हमारा कमेंट वो डिफाइन है. पहला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है. हम अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख लेते हैं. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट is a state government and its institution and legislation and the public and private stakeholders who operate and interact with or influence the system. ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं. हमारा यूएनसीटीएडी था, इसका हो जाएगा हमारा द यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 as a permanent intergovernmental body. UNCTAD is a part of United Nations Secretary dealing with the trade, investment and development issues. और इसके हेडक्वार्टर्स हमारे जनेवा में, स्विट्जरलैंड. हेड एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल है हमारी इसाबेल ड्यूरेंट. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरियल. फॉर्म कब हुआ था? 64 में, 56 ईयर्स अगो हुआ. फाउंडर थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है, देन लास्ट के हमारे दो है डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डब्ल्यूटीओ क्या होता है. एनवायरमेंटल एजेंडाज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ऊपर वाले से ही मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड से कंसर्न करके लिख देना. और फिर भी अगर समझना है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर दे दूंगी. देन मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम यानी MIGA. देखो, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज एन इंस्टीट्यूशन that promotes investment in developing countries by offering political and economic risk assurance. By promoting foreign direct investment into developing countries, the agency aims to support economic growth, reduce poverty, and improve people's life. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट वाज योर चैप्टर. और मैंने आपको सॉरी दैट वाज योर असाइनमेंट IBO1 कंप्लीट सॉल्यूशन. मैंने आपको फुल सॉल्यूशन दे दिया. आई होपफुली सो आपको समझ में आ गया होगा. इनके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो इनमें तो आप मेरे से पूछ लेना. धीरे धीरे मैं सबके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी फास्ट फास्ट. और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना. Okay students, thank you so much for watching my video. I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Thank you so much students. Jai Mata Di.